एपिसोड 2 अमावस की रात। न जाने क्यों मिहिर मुग्धा को ना नहीं कह पाया। एक अलग सी कशिश थी मुग्धा की आंखों में और मिहिर बस मुग्धा की ओर कुछ देर तक यूं ही एकटक देखता रहा। जब से मिहिर ने मुग्धा को कॉलेज में पहली बार देखा था, तभी से मुग्धा उसे कुछ रहस्यमय लगी थी। इसीलिए आज मिहिर मुग्धा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए ही ओल्ड विला पहुंचा था। वैसे मिहिर से ऋतु की कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसे एक बहाना चाहिए था मुग्धा के करीब आने के लिए, जो आज ऋतु की वजह से उसे मिल पाया था। इसके साथ ही ऋतु को भी एक मौका मिल गया था एक लड़के को अपने घर लाने का। मिहिर मुग्धा नाम की इस अजीब और अलग लड़की के बारे में जितना हो सकता था जानने की कोशिश इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसे अभी तक अपने फ्रेंड रोनी के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी खास पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज एक बार फिर से मुग्धा के इतने करीब आकर भी मिहिर मुग्धा को जान न सका। मिहिर सोचने लगा कि आखिर मुग्धा क्यों ऐसे बिहेव कर रही है और मुझे यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। लेकिन मिहिर के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था मुग्धा की बात को टालने का। कुछ देर सोचने के बाद मिहिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। नहीं, उधर दरवाजे से नहीं, यहाँ से। मुग्धा ने मिहिर का हाथ थामते हुए एक बड़ी सी खिड़की को खोलते हुए कहा, आखिर क्यों? वहां दरवाजे से जाने पर ऐसी कौन सी मुसीबत मुझ पर आ पड़ेगी? मिहिर ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, वो सब बताने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बस तुम यहाँ से जाओ और हो सके तो यहाँ फिर कभी मत आना। जस्ट लीव नाउ। मुग्धा ने इरिटेट होकर कहा। काफी सारा डाउट और कंफ्यूजन लेकर मिहिर वहां से चला गया। मिहिर के वहां से जाते ही जैसे पूरे ओल्ड विला में कोहराम सा मच गया। गुस्से में लाल ऋतु सीधा मुग्धा के पास गई और उसके कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का देकर एंटर हुई। दरवाजा भड़क की आवाज के साथ दीवार से टकराया। मुग्धा अचानक से चौंक गई। मिहिर कहाँ है मुग्धा? मुग्धा ने जवाब दिया, वो गया यहाँ से। यू ब्लडी स्काउंड्रल, तुमने मिहिर को यहाँ से भगा दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ से बचकर निकल गया। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैंने ही उसे यहाँ से भाग जाने को कहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना ऋतु, पर तुम नहीं मानी। मुग्धा ने भी गुस्से में ऋतु को क्लियरली जवाब दिया। इन दोनों की बातें सुनकर माया भी कमरे में चली आई। वो समझ चुकी थी कि मुग्धा ने क्या किया है। वो बस गुस्से से मुग्धा की ओर देखती रही और फिर ऋतु को वहां से लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वहीं थोड़ी थोड़ी देर में पत्तों की हल्की सी सरसराहट तो कभी किसी टहनी के चरमराने की आवाज माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। ऐसे माहौल को देखते हुए अब मिहिर का डर भी धीमे धीमे बढ़ रहा था। मिहिर सोचने लगा, काश मैं यहाँ आया ही ना होता। ये मुग्धा भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। एक तो उसने मुझे ऐसे अचानक अपने घर से चले जाने को कहा और ऊपर से पीछे खिड़की से मुझे भगाया जैसे मैं कोई चोर हूँ। उसका इस तरह का बर्ताव मेरे मन में उसके लिए और भी शक बढ़ा रहा है। कोई माने या ना माने, रोनी के गायब होने के पीछे जरूर इस मुग्धा का ही हाथ है। एक तरफ मिहिर के मन में उठ रहा सवालों का बवंडर और दूसरी ओर हर तरफ छाया गहरा कोहरा और शिमला का सर्द भरा मौसम। इतना सोचते हुए मिहिर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ने लगा। मिहिर ने इस बीच ये नोटिस किया कि अचानक से कोहरा और गाढ़ा होने लगा था। ओल्ड विला से निकलने के बाद तक जो ठंड साधारण सी लग रही थी, अब उसी ठंड की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अचानक से मिहिर ने दोबारा से पत्तों की सरसराहट सुनी। इस बार ये आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिस वजह से मिहिर का ध्यान एक बड़े से पेड़ की ओर गया। ये पेड़ काफी घना था। मिहिर को पहली नजर में वहां कुछ नजर नहीं आया, इसलिए उसने मोबाइल की टॉर्च को पेड़ के थोड़ा और करीब कर दिया। जैसे ही उस पेड़ की ओर मिहिर ने गौर से देखा,
तो मिहिर को एक परछाई नजर आई। गहरा अंधेरा होने की वजह से मिहिर को उस परछाई का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया, इसलिए मिहिर ने अपने मोबाइल के टॉर्च को उस परछाई की ओर फोकस किया। उतनी देर में वो परछाई वहां से गायब हो गई, लेकिन मिहिर ने ये जरूर नोटिस किया कि उस परछाई के चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो एक मामूली इंसान जैसा नहीं था। मिहिर बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कौन है वहां? इज एनीवन देयर? डर के मारे अब मिहिर को उसके दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, क्योंकि उसे अब अंधेरे में किसी की गहरी सांसें भी महसूस होने लगी थी। और ये सब कुछ उसे उसके पीठ के पीछे ही होता हुआ लग रहा था। लेकिन मिहिर ने जैसे ही डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। थूक निगलते हुए मिहिर खुद से बड़बड़ाया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब निकलना होगा। इससे पहले कि मिहिर अपना अगला कदम आगे बढ़ा पाता, उससे पहले ही उसे अपने ठीक सामने एक डरावना और भयानक चेहरा नजर आया। इंसान नहीं, शायद इंसान नहीं, क्योंकि उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। कम से कम मिहिर का तो यही सोचना था उस वक्त। आधा इंसान और आधा नरभक्षी जैसा डरावना और खूंखार चेहरा, एक घिनौना चेहरे वाला इंसान जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और 2 नुकीले दांत जो मुंह से बाहर मौजूद थे। इस इंसान के नुकीले दांत वाले जबड़े बिल्कुल नरभक्षी जानवर की तरह नजर आ रहे थे, जैसे वो अरसे से इंसानी खून का प्यासा रहा हो। कपड़ों से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, लेकिन चेहरे से साक्षात दैत्य। मिहिर की इस वक्त काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। उसने तो जैसे अपने सामने अपनी मौत को देख लिया था। उस वक्त मिहिर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, और वहीं वो शैतान लगातार मिहिर की ओर ही घूर रहा था और डरावनी गहरी सांसें ले रहा था। मिहिर को ये डर था कि अगर उसने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये शैतान उसकी जान ले लेगा। और तो और वो यहाँ से नहीं हिला तो भी उसकी जान जानी लगभग तय थी। वो शैतान अजीब तरह की आवाजें कर रहा था और अपने तीखे नुकीले दांतों से मिहिर को चीर फाड़ने के लिए तैयार खड़ा था, जैसे कि वो मिहिर की मौत पहले ही पक्की कर चुका था। बस देरी थी तो मिहिर के खून से उसकी प्यास के बुझने की। मिहिर उस वक्त कुछ भी सोच पाने की कंडीशन में नहीं था। पलक झपकते ही उस खूंखार शैतान के साथ उसके 2 और साथी आ पहुंचे। देखते ही देखते मिहिर तीनों तरफ से घिर गया। उन बाकी के शैतानों का पहनावा भी आम इंसानों जैसा ही था, लेकिन सूरत से जानवरों जैसे चेहरे वाले नरभक्षी थे वे। उनके शरीर की बनावट भी थोड़ी अजीब थी, शरीर के कदकाठी से बिल्कुल इंसान जैसे, लेकिन चेहरा और हाथों में मौजूद उंगलियों के नाखून नुकीले और पैने थे। ये खौफनाक नजारा किसी भी इंसान के खून को पानी करने के लिए काफी था। वही मिहिर भी बाकियों से कोई अलग नहीं था। उसे भी अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब एक के मुकाबले 3-3 शैतानों से उसे बचकर निकलना था। वो आंखें बंद करके तेजी से एक और भागने लगा। वो समझ चुका था कि यहाँ रुके रहने से मौत आनी ही है, कम से कम एक बार कोशिश ही करके देख लेता हूँ। मिहिर एक और भाग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने पैर हवा में महसूस होने लगे। उसने देखा कि उसे किसी ने ऊपर उठा रखा था। मिहिर को बेहद डर लगने लगा। मिहिर हवा में अपने हाथ पैर जोर से फड़फड़ाने लगा। वो डर के कारण चिल्ला रहा था, मगर उस घने अंधेरे जंगल में उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। अगले ही पल किसी ने उसे जोर का झटका दिया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। मिहिर दर्द के मारे तड़प रहा था, मगर अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाकर खुद को संभालते हुए वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसे 2 मजबूत हाथों ने दोबारा से पकड़ लिया और उसे हवा में उछालकर फिर से जमीन पर पटक दिया। उन हाथों ने मिहिर को उसी हालत में जमीन पर घिसटना शुरू कर दिया। मिहिर के साथ साथ जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्ते भी जैसे हरकत में आने लगे और हर तरफ की पत्तों की आवाजें
और मिहिर के चिल्लाने की आवाजें एक साथ गूंजने लगी। कुछ मीटर तक उसी तरह से घिसटते रहने के बाद मिहिर को काफी चोट आ गई थी। उसके कपड़े जहां तहां से फट चुके थे। मिहिर बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर घना अंधेरा होने के कारण वो ये देख नहीं पा रहा था कि कौन उसके साथ ये घिनौना खेल खेल रहा है। इस बार दोबारा से मिहिर जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और थोड़ी दूर भागते हुए मिहिर को सामने एक टीला नजर आया और वो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए उस टीले की ओर बढ़ गया। मिहिर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इतने में जल्दी जल्दी भागते हुए मिहिर का पैर फिसल गया और वो टीले से फिसलकर नीचे की ओर गिरने लगा। वो तीनों नरभक्षी शैतान शैतानी हंसी के साथ मिहिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसी बीच मिहिर ने महसूस किया कि उनमें से किसी एक ने मिहिर के हाथों को कसकर थाम लिया है। एक कर्कश दर्द भरी चीख के साथ मिहिर जोर से चिल्लाया, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन तीनों शैतानों को कोई उम्मीद नहीं थी। गाढ़े कोहरे के बीच उन्हें वहां किसी और की मौजूदगी महसूस हुई, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उनके बीच वहां बस अभी अभी आ पहुंचा था। उसने उस नरभक्षी को मिहिर से दूर किया और हवा में फेंक कर पास के एक भारी पत्थर पर फेंक दिया, जिसने मिहिर को कसकर पकड़ रखा था। ये सब मिहिर को किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस उलझन के बीच चट्टान पर से उसका पैर एक बार और फिसल गया। एक तो डर और चट्टान से खाई में गिरने की दहशत से मिहिर के होश फाख्ता हो गए, लेकिन खाई में गिरने से पहले ही हवा में किसी ने मिहिर को थाम लिया और बहुत ही धीमे से उसे जमीन पर उतार दिया। कुछ घंटों के बाद जब मिहिर को होश आया, तब आंखें खोलते ही मिहिर को अपने सामने किसी का एहसास हुआ, क्योंकि इस इंसान के लंबे बाल मिहिर के चेहरे पर पड़ रहे थे और किसी ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से मिहिर के हाथ को अपने हाथ में थामा हुआ था। ये जानने के लिए कि ये कौन है, मिहिर ने धीरे धीरे उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया। बालों को हटाते ही उसे अपने सामने मुग्धा नजर आई। मुग्धा गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे के भोलेपन को देखकर एक मिनट के लिए तो मिहिर भी जैसे सब कुछ भूल सा गया। मिहिर ने बहुत ही प्यार से मुग्धा के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके कान के पीछे किया कि तभी मुग्धा की आंख खुल गई। जैसे ही मुग्धा और मिहिर की आंखें मिली, झट से मिहिर ने मुग्धा का हाथ छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। मिहिर को सर पर हल्की सी चोट आई थी और बीती रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसके कपड़े फटे और काफी गंदे हो गए थे। मुग्धा को हैरानी से देखते हुए मिहिर ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आई? मुग्धा ने जैसे उसकी बातों का एक रटा रटाया सा जवाब दिया, मैंने बस तुम्हें यहाँ गिरते हुए देखा और मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुमने कैसे देखा? ये जगह तो तुम्हारे घर से दूर है। मिहिर के सवाल का मुग्धा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी से सवाल करने लगी, पहले तुम बताओ, तुम इस चट्टान से गिरे कैसे? वैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, क्योंकि तुम काफी देर से बेहोश थे। मुझे लगा तुम्हें बीच रात यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। मिहिर का सर थोड़ा भारी लग रहा था। 2-3 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ था, मिहिर वो याद करने लगा। उसे अचानक से याद आ गया कि कुछ देर पहले उसने क्या देखा था। लेकिन अगले ही पल वो मुग्धा से सवाल पूछने लगा, मैं यहाँ कैसे आया? क्योंकि मैं तो वहां ऊपर, और वो लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तब यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। मुग्धा ने सीधा सा जवाब दिया, नहीं, अभी रात को कुछ अजीब से लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। वो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिख रहे थे। उनके बड़े बड़े दांत थे, उनका चेहरा भी बड़ा डरावना था, बिल्कुल बिल्कुल भूतों की तरह। मिहिर के सवाल के बदले मुग्धा ने मिहिर से पूछा। मिहिर की ऐसी बातें सुनकर मुग्धा हंसने लगी और उसने कहा, मिहिर, या तो तुम मूवीज बहुत देखते हो, या फिर तुम्हें कॉमिक्स पढ़ने की आदत है, या फिर लगता है कि तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। नहीं,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने उन्हें वाकई में देखा था। वैसे तुमने मुझे अचानक से अपने घर से जाने को क्यों कहा था? तुम्हें कैसे मालूम था कि मेरी जान को खतरा है? मुग्धा एकदम चुप सी हो गई। मिहिर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहा, बताओ मुग्धा शर्मा, तुम्हें कैसे मालूम था? बदले में मुग्धा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम तो मेरे सारे राज जानते हो। मिहिर ने आगे कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। जितनी सिंपल तुम नजर आती हो उतनी सिंपल तुम हो नहीं। कुछ तो ऐसा है जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। समथिंग इज रियली फिशी अबाउट यू। मुग्धा कहती है, वाह वाह मिस्टर मिहिर, क्या बात है। एक तो मैं इतनी रात को तुम्हारी मदद के लिए आई, मुझे थैंक यू तो कहना दूर, ऊपर से तुम मुझ पर ही सवाल उठा रहे हो। मिहिर कहने लगा, बात को मत पलटो मिस शर्मा, तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मत बताओ, मैं खुद ही सब कुछ पता कर लूंगा। और अब मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी रिपोर्ट लिखवाने। वो लोग जरूर मेरी हेल्प करेंगे। मुग्धा वहां से खड़े होते हुए कहती है, अच्छा जाओ, अगर पुलिस पर इतना ही भरोसा है तुम्हें तो जाओ, उनसे ही कह देना मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है शायद कि शिमला की पुलिस को ही तुम्हारी बहकी हुई बातों पर विश्वास हो जाए। मुग्धा की ऐसी बात सुनकर मिहिर गुस्से से उसकी ओर देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो क्या पुलिस को मिहिर की बातों पर विश्वास होगा? क्या है शर्मा फैमिली की पूरी सच्चाई? क्या माया और ऋतु मिहिर को दोबारा से अपना शिकार बनाएंगे? और मुग्धा इतनी रहस्यमयी क्यों है? जानने के लिए सुनते रहिए प्यास, सिर्फ